अगर एकता कपूर का जो ऐप है, जो गंदगी की सब सीमाएं पार कर चुका है, अगर ऐप बैन होता है तो बहुत बड़ी बात। ये परिस्थिति जहां हमारे पे भयंकर प्रहार हो रहे हैं ऑडियो विजुअल मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, OTT के द्वारा, हमारे समाज, हमारे संस्कृति को खत्म करने का प्रयत्न हो रहा है। ये बड़ा बहुत ही दिल दहलाने वाला एक किस्सा है। एक बेटा है डॉक्टर का, उसने जिद पकड़ी कि मुझे हॉस्टल जाना है। 15 साल की उसकी उम्र है, बहुत जिद पकड़ी। तो पिताजी को ये लगा कि इसको कोई गलत आदत लगती है, कहीं सेम सेक्स के चक्कर में तो नहीं पड़ी है ये। तो वो रेजिस्ट करते रहे। आखिर में उन्होंने उसको भेजा साइकोलॉजिस्ट के पास। साइकोलॉजिस्ट अच्छा था, उसने उससे जो निकलवाया वो इतना शॉकिंग है कि आप कुछ कल्पना नहीं कर सकते। उस लड़के ने साइकोलॉजिस्ट को ये कहा कि मैं पोर्नोग्राफी का एडिक्ट हो चुका हूँ और मेरे घर में मेरी माँ और मेरी बहन, उनके अंदर भी मुझे ऐसी फिगर दिखती है। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई मेरे कहने पे, एक लड़की, उसमें एक 12 साल की बेटी है जो बात कर रही है, डायलॉग कर रही है ऐसे लोगों के साथ जो इस टाइप की विपक्ष फिल्म बनाते हैं। उनको वो कहती है कि आप परोस के चले जाते हो, बलि चढ़ती हैं हम बेटियां, 3 साल की, 6 साल की, 9 साल की, 12 साल की। क्या आपकी बेटी नहीं है? नमस्कार। मैथिली शरण गुप्त जी की कविता की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं, उससे मैं आरंभ करूँगा कि जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये पंक्तियाँ हमें बताती हैं कि हम सबके लिए कितना आवश्यक है कि अपने देश के प्रति अभिमान रखें, अपनी संस्कृति के प्रति अपार गौरव रखें। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत ही अद्भुत लेखक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक और बहुत ही अद्भुत धार्मिक योद्धा श्री उदय मोरकर जी। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पुनः बहुत स्वागत। और आपके साथ तो हमेशा मुझे बड़ा आनंद मिलता है बात करके, इंटरव्यू करके, पॉडकास्ट करके। मेरा सौभाग्य है जी। बहुत स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है आपको आके यहाँ पे? मैं कार्यक्रम के लिए आया था प्रयागराज, और मुझे यहाँ से अहमदाबाद की फ़्लाइट पकड़नी थी, कर्नावती की। तो बीच में एक आधे से ज़्यादा दिन का पड़ाव था मेरा। तो एक लाभ आपका मिल रहा है मुझे। इसके पहले मुझे काशी विश्वनाथ मंदिर में लिंग के दर्शन हुए, उनको टच करने का एक मौका मिला। तो बहुत अच्छा शुभ दिन है आज मेरे लिए, बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आप जिस तरीके से आप सांस्कृतिक लड़ाई आप खुद लड़ रहे हैं प्राचम के माध्यम से। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार हम अपने दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि वो अवश्य जाके प्राच्यम.com पे प्राच्यम OTT को सब्सक्राइब करें, अपने फ़ोन्स में, अपने टैबलेट्स में प्राच्यम के ऐप को डाउनलोड करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और ख़ास तौर से जो अद्भुत कंटेंट आपको वहाँ पे दिखेगा, हमारे सच्चे इतिहास पे, हमारी महान परंपराओं पे, हमारी संस्कृति पे, हमारे धर्म के विषय में, हमारे ज्ञान विज्ञान दर्शन पे, उनको स्वयं भी देखें, अपने मित्रों को भी दिखाएं, अपने परिवार को दिखाएं। और प्राच्यम किड्स जो बहुत ही जिसमें इंस्पिरेशनल कंटेंट है, उसे अपने बच्चों को दिखाएं। तो उदय जी, आपका 3 क्षेत्रों में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक तो पत्रकारिता में, दूसरा लेखन में, आप बहुत अच्छे लेखक हैं, एक हिस्टोरियन हैं, और तीसरा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, हमें लगता है कि वो आपकी नसों में बहता है, क्योंकि वो उसका प्रतिबिंब हम आपके हर कार्य में देखते हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप से छोटेपन से प्रभावित था। एक तो मेरे पूर्वज पानीपत की लड़ाई में लड़े थे, वही पूर्वज टीपू सुल्तान के सामने भी लड़े थे। और वो जो मेरे पूर्वज थे, भिकाजीराव माहुरकर, उनके 3 पुत्र ने भी काफ़ी करतब दिखाया उत्तर भारत में। महाजी सिंधिया जो बहुत बड़े सेनापति हो गए, उनके हाथ के नीचे लड़के। तो एक मिलिट्री हिस्ट्री थी, और साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप का मेरे पे बहुत गहरा एक असर था छोटेपन से। मतलब मैं 8वीं 9वीं में था, मुझे याद है, कई बार मैं बोल चुका हूँ, लेकिन आज फिर से दोहराऊंगा। वो प्रसन्न होकर मुझे अगर आशीर्वाद देते हैं तो मैं क्या मांगूंगा।
ये मेरी परिकल्पना थी 8वीं 9वीं के अंदर। मैं उनसे मांगूंगा कि मेरी 15 मिनट की भेंट आप महाराणा प्रताप से करवा दीजिए और 15 मिनट की छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ। तो ये जो आप जो नस नस की बात करते हैं, वो छोटेपन से एक ग्रहण किया हुआ। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और हिस्ट्री में से बोधपाठ लेना का मेरा एक वो रहता है प्रयास। और मैं मानता हूँ कि हिस्ट्री का जो इंटरप्रिटेशन है, इतिहास का अर्थघटन कैसे करना आज के समय के लिए, वो मेरा बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत कम लोगों का देश में होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी, देखिए लड़ाई क्यों लड़ी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ाई क्यों लड़ी? महाराणा प्रताप को अकबर ने ये कहा था कि अगर आप घुटने टेक देते हैं तो आपको मैं सर्वोच्च स्थान पे बिठाऊंगा। अकबर ने जिजिया टैक्स विड्रॉ किया, तो उससे एक हिंदू समाज में एक पॉजिटिव रिएक्शन हुआ, एक ओवर रिएक्शन हो गया, तो सभी उनको नतमस्तक हो गए। तो अच्छा, उन्होंने 2 शर्तें रखी। अकबर ने उनको दो सहूलियत दी। एक तो कहा कि मैं आपको सर्वोच्च स्थान पर बिठाऊंगा, और दूसरा अकबर ने उनसे ये कहा कि आपसे बेटी व्यवहार में नहीं करूंगा, मुगल वंश आपसे बेटी व्यवहार नहीं करेगा। तो भी महाराणा प्रताप इस बात को सरेंडर नहीं हुए और 20 साल की उन्होंने लड़ाई लड़ी। और 20 साल के बाद में उन्होंने करीबन पूरा मेवाड़ चित्तौड़ को छोड़ के वापस जीत लिया। समझे आप? तो ये एक प्रेरणादायक पूरा एक वाक्य है। ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वाक्य है मुगल दरबार में, औरंगज़ेब के सामने जो वो आगरा आए और औरंगज़ेब ने उनको योग्य स्थान नहीं दिया, मतलब ही वॉज इंसल्टेड इन वन वे, और जो जवाब दिया उन्होंने चालू दरबार के अंदर, वो गूंजा पूरे दीवाने आम के अंदर। समझे आप? तो हमारे इतने बड़े महान हमारे नायक हुए हमारे देश में, हमसे उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। उनकी प्रेरणा क्या है? उनकी प्रेरणा है कि हमारे संस्कृति पर जो प्रहार हो रहे हैं उसके सामने हम लड़े, हमारे देश को बचाएं, हमारे संस्कृति को बचाएं। तो यही एक विचार है मेरा जिससे मैं प्रेरित रहता हूँ। बहुत सही कहा आपने। सच्चे नायक यही महापुरुष है हमारे, और प्राच्यम यही करता है। इन महापुरुषों की कथाएं, इनकी गाथाएं, इनके सच्चे इतिहास बहुत ही सुंदर काम है। मैं मानता हूँ कि भारत के इतिहास में कम लोगों ने ऑडियो विजुअल के अंदर ऐसा काम किया होगा। इतना उच्च क्वालिटी का काम है, इतना देशभक्ति से भरा हुआ है। मैं प्राच्यम का जितना प्रचार हो उतना कम है देश के अंदर। ये परिस्थिति जहाँ हमारे पे भयंकर प्रहार हो रहे हैं ऑडियो विजुअल मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, OTT के द्वारा, हमारे समाज, हमारे संस्कृति को ख़त्म करने का प्रयत्न हो रहा है। ऐसे समय में प्राचीन का एक अलग स्थान है देश में। आप ही जैसे लोगों से मिलके इतनी प्रेरणा मिलती है, इतनी शक्ति मिलती है कि हम आगे बढ़ते रहते हैं निरंतर। आपने बात की सोशल मीडिया की, OTT की, तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये जो मुहिम शुरू की, जो अभियान शुरू किया, जो बड़ा उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, वो है सेव कल्चर सेव भारत मिशन है ना? हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसकी प्रेरणा, इसका विचार कब आया और कैसे आया आपके मन में? इसका प्रेरणा मुझे आई 2004 में, 3 या 4 में, जब एक जिस्म नाम की फिल्म आई थी। BP साहब बसु की फिल्म थी। उसमें काफ़ी कुछ उल्टा सीधा था, संस्कृति के लिए हानिकारक। एक स्त्री होती है, अपने पति से दगा करती है, उल्टे सीधे सीन है उसके जो बॉयफ्रेंड के साथ में। तो उस टाइम पे ये मुझे एक विचार आया था कि भाई ये अगर ऐसा ही आता रहा तो क्या होगा। एक राष्ट्रवादी फोरम में इसको मैंने उठाया भी और रिस्पांस भी अच्छा मुझे मिला, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं। काम करता गया, मैं करता गया। फिर 2018 के अंदर OTT आ गया। OTT आने के उसके 2 साल के बाद में कोविड आ गया। एजुकेशन पूरा फ़ोन पे शिफ्ट हो गया, और उसका लाभ इन लोगों ने, जो संस्कृति को तोड़ने वाले लोग हैं, उन्होंने भरपूर उठाया। लोलुपता लाने के लिए हमारे युवा वर्ग के अंदर उन्होंने सब परोसना शुरू किया। उनको मालूम था कि फ़ोन पे सब काम चल रहा है। समझे आप? तो 2022 के अंदर एक व्यक्ति हैं जो गुरुदेव श्री रविशंकर के बड़े करीबी हैं, उनको मैंने बुलाया। मैं जब कमिश्नर था, मैं भारत का RTA कमिश्नर था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। मेरे बंगले पे बुलाया, मैंने कहा ये कुछ करना पड़ेगा इसका। तो हमारी 2 घंटे की चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि आज अगर हम ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति खतरे में है, तो बॉलीवुड का इतना प्रभाव है कि लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन अगर हम ये प्रूव कर सकते हैं रिसर्च और एग्जाम्पल के द्वारा कि अधिकांश जो बलात्कार हो रहे हैं वो
पोर्नोग्राफी को देख के हो रहे हैं, वो परवर्टेड कंटेंट को देख के हो रहे हैं, तो शायद लोग माने। और हमने एक फिल्म बनवाई, एक मूविंग पिक्सल नाम की एक कंपनी है, राष्ट्रवादी एड कंपनी है, फिल्म बनाती है, एड फिल्म बनाती है ज़्यादातर, संपूर्ण रूप से राष्ट्रवादी। उसके अंदर जो 2 व्यक्ति हैं, उसके जो मेन है, उसके जो मालिक हैं वो हैं मनीष बरड़िया, और उसके क्रिएटिव डायरेक्टर हैं वो हैं वैशाली शाह। ये लोग अहमदाबाद से ऑपरेट करते हैं। मैं इनको जाके मिला और मैंने समझाया उनको। तो वैशाली शाह का जो रिएक्शन था ये था कि सर ये तो मेरे घर पे मेरी बेटी को मैं अकेली छोड़ के आती हूँ, 11 साल की है, वहाँ पे तो पुरुष आते भी रहते हैं, हमारा सर्वेंट भी काम करता है। मैं देखो भाई सब खराब नहीं हो गए, लेकिन परिस्थिति खराब है। ये देखने के बाद में कब आदमी की नज़र पलट जाए कोई इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई मेरे कहने पे, एक लड़की, उसमें एक 12 साल की बेटी है जो बात कर रही है, डायलॉग कर रही है ऐसे लोगों के साथ है जो इस टाइप की विभत्स फिल्म बनाते हैं। उनको वो कहती है कि आप परोस के चले जाते हो, बलि चढ़ती हम बेटियां, 3 साल की, 6 साल की, 9 साल की, 12 साल की। क्या आपकी बेटी नहीं है? आप देश के दुश्मन हो, आप देश के विलन हो। और अश्लील फिल्म्स बनाना बंद कीजिए। प्लीज चेंज योर स्क्रिप्ट्स, चेंज योर डायरेक्शंस। ओटीटी एंड सोशल मीडिया आर नॉट योर लाइसेंस टू एक्सप्लॉइट अस। यही एजेंडा मुझे सेट करना था कि जो लोग इस टाइप का परोस रहे हैं वो देशद्रोही प्रवृत्ति कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब, जो बड़े बड़े विलन हो गए मध्यकाल के, इन्होंने भी इतना नुकसान नहीं किया जितना ये लोग कर रहे हैं। बहुत सही। ये हमारे संस्कृति को निपटा नहीं पाए। अब तो ये परिस्थिति हो जाए कि अब ये देख देख के ऐसी परिस्थिति कि दूसरा शिवाजी, दूसरा महाराणा प्रताप पैदा ही नहीं हो पाएगा देश में, क्योंकि ये जो राक्षस है तो पूरे सब घर में घुस चुका है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि ये देश का समय बड़ा चैलेंज है। हम बात कर रहे हैं विकसित भारत बनने की, मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि विकसित भारत हम बनेंगे। जो काम माननीय नरेंद्र मोदी ने किया है गए 11 साल में वो अभूतपूर्व काम है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हमने 2 गुना से ज़्यादा प्रगति न करी हो, कई जगह अनेक गुना प्रगति की है। मतलब 65 साल में जो काम किया वो 11 साल में इन्होंने उससे 2 गुना कर दिया या कई गुना कर दिया। एविएशन, कोई भी सेक्टर आप ले लो। लेकिन मेरे मन में ये विचार आता है कि अगर हमने ये नहीं रोका तो क्या परिस्थिति होगी। हम सांस्कृतिक रूप से एक कंगाल देश बन जाएंगे, भले हम सुपर पावर बन जाएं। तो ये मेरा एक विचार है, इस विचार को मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ और हमें सफलता भी मिल रही है। उदय जी, निश्चित रूप से हर घर में है ना, ये सोशल मीडिया से, स्मार्टफोन के माध्यम से, ओटीटी के माध्यम से ये घुस चुका है ना। ये जो जिसको बोलते हैं कल्चरल को परवर्जन, कल्चर को इरेज करने का जो प्रयास है, मिटाने का जो प्रयास है हमारी संस्कृति, और ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है ना। एक हम लोग एक युद्ध लड़ रहे हैं, एक है ना, एक नैरेटिव वॉर है, बहुत बड़ा युद्ध है, बहुत बड़ा युद्ध है। ये युद्ध मुगल के सामने लड़ रहे थे या ब्रिटिशर के सामने लड़ रहे थे, उससे बड़ा युद्ध है ये। बिल्कुल, क्योंकि राक्षस जो है हर घर में घुस चुका है। बिल्कुल। अच्छा, न ये जाति जानता है, न ये धर्म जानता है, ये तो हर घर में घुस चुका है। मुझे मुसलमान ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हम बेटियों को हिजाब पहना रहे हैं, पर हमारी बेटियों के फ़ोन पे ये आ रहा है। समझा आप? सब डरे हुए हैं, माँ बाप डरे हुए हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। ये उदाहरण का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ आज से 1 महीने पहले, लेकिन पहली बार मैं ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ। एक बड़ा बहुत ही दिल दहलाने वाला एक किस्सा है, इंसिडेंट है, एपिसोड है नासिक का। कुछ महीने पहले एक बेटा है डॉक्टर का, उसने जिद पकड़ी कि मुझे हॉस्टल जाना है। 15 साल की उसकी उम्र है, बहुत जिद पकड़ी। तो पिताजी को ये लगा कि इसको कोई गलत आदत लगती है, कहीं सेम सेक्स के चक्कर में तो नहीं पड़ेगा ये। तो वो रेजिस्ट करते रहे। आखिर में उन्होंने उसको भेजा साइकोलॉजिस्ट के पास। साइकोलॉजिस्ट अच्छा था, उसने उससे जो निकलवाया वो इतना शॉकिंग है कि आप किसी कल्पना नहीं कर सकते। उस लड़के ने साइकोलॉजिस्ट को ये कहा कि मैं पोर्नोग्राफी का एडिक्ट हो चुका हूँ और मेरे घर में मेरी माँ और मेरी बहन, उनके अंदर भी मुझे ऐसी फिगर दिखती है और मुझे मालूम है कि ये बहुत बड़ा पाप है। तो इस पाप से बचने के लिए मैं मेरे पिताजी के पीछे पड़ा हूँ कि मुझे हॉस्टल में भेज दो, ताकि इस टाइप के विचार ना आए मुझे मेरी माँ और मेरी बहन के बारे में। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट ने देखा कि ये परिस्थिति है, तो एक पॉर्न साइट्स का उन्होंने एक 3 दिन का अभियान उठाया कि भाई क्या आता है इसके अंदर। साइकोलॉजिस्ट ने हमारे दोस्त से ये कहा कि हमको 3 दिन के अभियान के बाद में 1 वीक लगा बाहर निकलने के लिए, इतना असर था इसका हमारे मन पे। समझा? तो ये देश की समय बड़ी चुनौती है। ये युद्ध हमने ब्रिटिशरों के सामने लड़ा,
मुगलों के सामने लड़ा, उससे भी बड़ा युद्ध है। और इसके अंदर एक नया कानून आया, जो कानून ऐसे परोसने वालों को देशद्रोही माने, रेप को बढ़ावा देने के व्यक्ति के रूप में माने और उनको जेल भेजे। और दूसरा, टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। टिकटॉक बंद किया सरकार ने 5 साल पहले। कोई देख पा रहा है टिकटॉक? ये क्यों नहीं बंद हो सकता? खाड़ी के देशों में हमारे यहाँ जो गंदगी आ रही है उसके मुकाबले सिर्फ 15% आती है। सिंगापुर, चलो सिंगापुर इस्लामिक कंट्री नहीं है, वहाँ पर भी 15% ही आती है। और भी कई देश हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमने गए 11 साल में कई प्रतिज्ञाएं ली कि हम इस क्षेत्र में नंबर 1 बनेंगे, उस क्षेत्र में नंबर 1 बनेंगे। भारत एक और प्रतिज्ञा ले कि भारत विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेगा। इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट परवर्टेड कंटेंट फ्री नेशन। उन्होंने पूछा कि भाई कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा 85% तो वो कंट्रोल कर ही रहे हैं वो लोग, खाड़ी वाले और सिंगापुर वाले। हमें 15% ही कंट्रोल करना है। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ हालांकि थोड़ी सफलता मिली है अभी हमें, उस पर हम आएंगे सफलता पे। लेकिन जो आपका ये जो संकल्प है, इस पे सरकार क्या कोई काम कर रही है? कुछ इस सरकार अब काम कर रही है, इस दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार के। देखिए 25 ऐप अभी बैन हुए, आपको मालूम है। उसमें एकता कपूर का भी एक ऐप बैन हुआ। वो एकता कपूर जिसकी साबरमती एक्सप्रेस फिल्म सरकार ने जैसे उसका प्रीमियर किया था, मतलब उसका जो दिल्ली में शो, उसमें पूरा मिनिस्ट्री उसमें थी। बाद में एकता कपूर सबको मिलने गई, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने तो एक मिनिस्टर को मैसेज भेजा कि एकता कपूर जो इतना घिनौना परोस रही हैं, उनको आप मिलते हो तो आपका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहाँ चले गया? आप भूल गए हो कि आप आरएसएस से कनेक्टेड लोग हो। आप भूल रहे हो कि डॉक्टर हेडगेवार, गुरु गोलवलकर, सावरकर, बाला साहेब देवरस, ये महान जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जो प्रतीक हैं, वो आपको ऊपर से देख रहे हैं कि हमारे अनुयायी क्या कर रहे हैं। हालांकि उसकी बड़ी अच्छी असर हुई जिन व्यक्ति को मैंने मैसेज भेजा था। और आप देखिए कि 6 महीने के अंदर जिनकी एक फिल्म प्रमोट करी जा रही थी, जो फिल्म बनाई थी उन्होंने अपने को बचाने के लिए। फिल्म क्यों बनाई थी? गोधरा से क्या लेने देना एकता कपूर को? वो बनाई थी इसलिए कि 2024 फरवरी 25 को एक कार्यक्रम हमने सनातन संस्था के माध्यम से किया था बम्बई में, जहाँ हमने कहा था कि जो लोग ऐसा परोस रहे हैं, याद रखें उनको जेल में जाना ही होगा। उसके 1 वीक के बाद में या 10 दिन के बाद में एकता कपूर ने इसको अनाउंस किया, इस फिल्म को। 2002 का जो वाक्य हुआ जिसमें फिल्म बनाई है, कोई चेक करे कि उस टाइम पे अगर ये जो हादसा हुआ तो उस टाइम पे एकता कपूर ने कितनी ट्वीट की थी। जो ये 59 राम सेवक जो इसमें जल के मुसलमानों ने जिनको राख कर दिया, वो हादसा जो है 2002 में, उस टाइम पे एकता कपूर ने कितनी ट्वीट की थी, कोई चेक करे उसको। ये फिल्म उन्होंने बनाई थी सिर्फ अपने को बचाने के लिए। मैं मानता हूं कि इसमें कहीं काशी विश्वनाथ बाबा का आशीर्वाद है कि वही व्यक्ति जो पूरे देश में घूम रही थी, मुख्यमंत्री को मिल रही थी जाके, उसका ऐप सरकार ने बैन किया, करना पड़ा। ये बहुत बड़ी सफलता है सेफ कल्चर से भारत की और आपके इस अभियान की। ये मैं सरकार को भी श्रेय दूंगा इसमें। नहीं, सरकार को जो मैंने प्रूफ दिखाया जाके, नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर भी एक आपको लीगल कोर्स लेना पड़ा है, आपको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है ना, कोर्ट में आपको ले जाके वहाँ पे ये साक्ष्य वहाँ पे प्रस्तुत करने पड़े इनके खिलाफ कि किस तरीके का परवर्टेड कंटेंट ये कोर्ट का भी रूल है इसके अंदर। कोर्ट का भी रूल जो मैंने रीड किए, मैंने संजीव नेवर जी ने, मेरे जो इस पूरे अभियान में मेरे सहायक समय बड़े, और मैं मानता हूँ कि मेरे एक तरीके से स्तंभ हैं, आधार स्तंभ, और स्वती गोयल शर्मा, हम तीनों ने और कुछ लोगों ने हमने मिलके एक रीड की है जिसमें हम कोर्ट्स को इंटरवेन करने को कह रहे हैं, और कोर्ट ने बड़ा अच्छी तरह लिया उसको, और सरकार ने भी अच्छी तरह लिया। जब कोर्ट में हियरिंग हुआ, विष्णु जैन थे हमारे वकील, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कन्विंस किया गवाही साहब को। तुषार मेहता जी को भी उन्होंने एक कहा कि ये जो हम पिटीशन है, ये कोई सरकार के विरुद्ध की पिटीशन नहीं है, ये समाज की हित की पिटीशन है। अगर हम कह रहे हैं कि सरकार इसमें पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है, उसको उठाने चाहिए, तो कोई सरकार के विरुद्ध की पिटीशन नहीं है। इस बात को तुषार मेहता जी ने मान लिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और उन्होंने और ऊपर ये कहा गवाही साहब को कि माय लॉर्ड, हम 2 फिल्म एक साथ नहीं देख सकते, ये हालत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सरकार इसमें कदम उठाएगी, लेकिन आप इसके अंदर
इसको कॉन्स्टेंटली इसको मॉनिटर करें और बाद में ये कदम सरकार ने उठाया है। तो सरकार की मैं सराहना करूंगा कि जिस व्यक्ति की फिल्म की एक तरीके से पब्लिसिटी की जा रही थी सरकार के द्वारा, हालांकि कारण कुछ अलग थे क्योंकि गोधरा रिलेटेड फिल्म थी, तो गोधरा से एक नाता है इस सरकार का। प्राइम मिनिस्टर खुद ही गोधरा के शिकार थे, गोधरा के बाद में जो हुआ, समझा। तो उसके 6 महीने के अंदर ही अगर एकता कपूर का जो ऐप है जो गंदगी की सब सीमाएं पार कर चुका है, अगर ऐप बैन होता है तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा कि एकता कपूर ये कहती है कि इस ऐप से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इससे बड़ा सफ़ेद झूठ हो नहीं सकता। वो कोई पोस्ट नहीं होल्ड कर रही है उसके अंदर, वरना वो तो कंट्रोल, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय बालाजी टेलीफिल्म्स। पेपर्स हमने उसके निकाले अभी, तो पल्ला झाड़ नहीं सकती हूँ। पर पूरा न्याय जब होगा तब ऐसे लोग जब जेल में जाएंगे। और इसलिए हमने सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं और करने वाले हैं फिर से कि एज ए फर्स्ट स्टेप इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन इनटू ब्रैकेट प्रोहिबिशन एक्ट को स्ट्रेंथन किया जाए। उसमें सज़ा मेरे ख्याल से 3 या 5 साल की है, वो सज़ा 10 साल की कर दी जाए, 3 साल तक बेल ना मिले। मुझे नहीं, कोई ने कहा कि भाई ये तो आतंकवादियों का प्रोविज़न है, प्रावधान है ये। मैंने कहा ये आतंकवादी हैं, उन आतंकवादी से भी ज़्यादा खतरनाक है। और प्रॉपर्टी अटैचमेंट की भी बात हमने रखी, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका जो वो है उपाय, वो है लॉ ऑफ एथिक्स कोड। एक नया कानून का गठन हो जिसका नाम हो लॉ ऑफ एथिक्स कोड। वो अपने प्रीएम्बल में ये कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने नहीं किया भारत को, उससे ज़्यादा नुकसान तुम लोग कर रहे हो इस टाइप का परोस के। लेकिन और साथ में ये कहे कि तुम रेप को भी बढ़ावा दे रहे हो। कि हमारे जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो है सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन की, वो ये है कि हमने रिसर्च के द्वारा प्रूव कर दिया है और एग्जाम्पल्स के द्वारा कि जो रेपिस्ट है उसका मेन इंस्टिगेटर इज पोर्नोग्राफी। इसका रिपोर्टिंग नहीं होता। जैसे कि वो संजय कर था बंगाल वाला, उसके अंदर भी पोर्नोग्राफी था उसके फ़ोन के अंदर। तो लॉ ऑफ एथिक्स कोड का हम जो हमारी कल्पना है, बहुत कठोर है ये पूरी कल्पना, लेकिन देश को बचाने के लिए भी। ऐसा तो छत्रपति शिवाजी लड़ाई नहीं लड़ते उस टाइम पे, महाराणा प्रताप लड़ाई नहीं लड़ते, समझा। तो लॉ ऑफ एथिक्स कोड में हमने ये कहा है कि प्रेमबल में ये कहे कि भाई ये देशद्रोही प्रवृत्ति है, रेप को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्ति है। और तीसरा ये कहे कि अमेरिका के अंदर ड्रग पेडलिंग एक एंटी नेशनल एक्ट है जिससे 50-50 साल की सजा है, इसको इस रूप में देखा जाए। एक कमेटी बैठे, जो कमेटी तय करे मर्यादा हर एक ऑडियोविजुअल फिल्म के लिए, सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की, और उसका उल्लंघन अगर करता है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर, स्टोरी राइटर, ब्रॉडकास्टर और डिस्ट्रीब्यूटर, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, उस पर रेप को बढ़ावा देने का मुकदमा चलेगा। शॉर्ट बिल्कुल फास्ट ट्रैक ट्रायल होगी 6 महीने की या 4 महीने की, और सज़ा उसमें होगी 10 से 20 साल। ये हमारा एक लक्ष्य है। लेकिन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट को तुरंत कर सकते। देखिए, स्कूल में हम एक प्रतिज्ञा करते थे छोटेपन में कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो हमारे में ये संवेदना होनी चाहिए कि हमारे भाई और बहन खत्म हो रहे हैं। हमारे महान संत हो गए, विवेकानंद हो, महर्षि अरविंद हो, मेरे गुरु स्वामी प्राणवानंद जी हो, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक दयानंद सरस्वती हो, इन सभी लोगों ने भारत के महान देश बनने की परिकल्पना की थी, प्रेडिक्शन किया था। अगर उसमें कोई रोड़ा आ रहा है तो एक देशभक्त के नाते क्या हमारी जवाबदारी नहीं कि हम उस रोड़े को हटाएं रास्ते में से। और आज जो परिस्थिति है, देखिए, बाबा विश्वनाथ दुनिया को चलाते हैं, ब्रह्मा चलाते हैं, माँ चामुंडा चलाती है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज जो गंदगी फैली हुई है, जो कैरेक्टर का, चरित्र का हनन हो रहा है, उसमें भारत विश्व को बने ऐसी शक्यता मुझे कम लगती है। फिर भी मेरे दिल का दूसरा हिस्सा ऐसा कहता है कि इतने महान संतों ने अगर भविष्यवाणी की है तो ये भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। हम सबको प्रयास करना पड़ेगा इस दिशा में, ये भविष्यवाणी सत्य हो। हमें उनको शिक्षा करनी पड़ेगी। प्रयास ठीक है, हमें उनको देशद्रोह के रूप में देखना पड़ेगा, उनको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और वैसे लोग जेल में जाए और जेल में सड़ते रहें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन उदय जी, जिस एकता कपूर को, जिसके OTT प्लेटफॉर्म को सरकार ने बैन किया, उसी एकता कपूर को सरकार ने पद्मश्री भी दिया है। देखिए, तो आपको ने, मेरा प्रश्न ये है, तो आपको क्या लगता नहीं कि उस पद्मश्री को वापस लेना चाहिए सरकार? बिल्कुल लेना चाहिए।
मैं इस पे आपको बिल्कुल विश्वास, बिल्कुल उस टाइम पे दिया होगा, सरकार को मालूम उस नहीं समय होगा, दिया होगा, लेकिन मैं इस बताऊं, समय जब मैंने ये जो एकता कपूर क्या परोस रही है कोई एक बड़े मंत्री को दिखाया, समझे ना, तो उनको मालूम ही नहीं था फ्रैंकली। उन्होंने देखा तो देखा उन्होंने, फिर मैं रख दिया, मैंने वो पूरा जो फोटो ले गया था वो साथ में अटैचमेंट, उदय भाई दिखाना फिर से मुझे, ये तो बहुत ही खराब है यार, ये तो लोगों को मालूम ही नहीं है। ये तो हमको संजीव नेवर का धन्यवाद करना चाहिए, मुझे खुद को भी नहीं मालूम था। जो फेसबुक पे फिल्म्स आती थी, ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी के, ऐसी छोटी छोटी रील्स आती थी, फिल्म्स आती थी, उसको देख के उससे ही मैं आहत हो गया था। ये तो नेवर ने 2023 में मेरे सामने लाया कि ये तो कुछ भी नहीं, तो आप देखो सही कितना खराब आ रहा है। तो श्रेय जाएगा नेवर को इसके बारे में। और मैं आपको बताऊं कि कई लोग ऐसे जिनको मालूम ही नहीं है, जो बड़ी उम्र वाले हैं, जो बिजी रहते हैं, जिनको इन चीज़ों का शौक नहीं, उनको मालूम ही नहीं है बेचारों को। अब ये मंत्री हैं, उनको मालूम ही नहीं था कि इतना खराब आ रहा है। तो पद्मश्री सरकार ने दिया होगा, गलत दिया था, लेकिन हो सकता है ऐसा कभी एकाध, समझिए एकाध हिट विकेट हो सकती है, शुभमन गिल की भी हो सकती है और कोई की भी हो सकती है, समझो आप। लेकिन अब पद्मश्री वापस लेने का अभियान शुरू होना चाहिए। पद्मश्री एकता कपूर को वापस लेना ही चाहिए, एक एग्जाम्पल बिठाने के लिए। बहुत सुंदर, मेरा भी यही विचार है। उदय जी, ये जो एक लॉबी है जो ये बार बार ये स्वर अपना उठाती है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये क्रिएटिव फ्रीडम है, इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए, उनको क्या उत्तर देना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो क्रिएटिव फ्रीडम, फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भारत का जो संविधान है वो फ्रीडम की बात करता है, फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप क्या कर रहे हो? ये क्रिएटिव फ्रीडम है, क्या कर रहे हो आप पूरे देश को खत्म करने पे तुले हो क्रिएटिव फ्रीडम का दुरुपयोग करके और पैसे कमाने के लिए। वो तो ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, समझो आप। ये ट्विटर और सोशल मीडिया हैंडल पे जो हमारा एंगेजमेंट है, उससे मालूम पड़ता है कि इनके साथ में बहुत कम लोग हैं, 5% ज़्यादा नहीं होंगे, 95% हमारे साथ में है। क्या आपको किसी OTT पे ऐसा कंटेंट भी दिखा जो भारतीय संस्कृति का, भारतीय मूल्यों का सम्मान करता हो? उसमें तो प्राच्यम का नाम लूंगा मैं तो ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन प्राच्यम का बहुत बढ़िया काम है, आता है लेकिन कम आता है। प्राच्यम का दूसरे लोग भी थोड़ा बहुत करते होंगे, ऐसा नहीं, काफ़ी कुछ करते हैं, लेकिन प्राच्यम का एक स्ट्रक्चर्ड वे में है, एक क्वालिटी है, एक लक्ष्य है, समझे ना आप। तो मैं मानता हूँ कि देखिए, एक रास्ता है कि इन लोगों को हम इनका जो प्रोडक्शन है उसको रोकें, और दूसरा है कि हम अच्छा कंटेंट बनाएं, तो उसमें प्राच्यम का आगे, मैं तो बोलता हूँ और प्राच्यम बने देश के अंदर। बिल्कुल नहीं उदय जी, आपके इस अभियान में प्राच्यम आपके साथ है पूर्ण रूप से, और मैं तो जब से आपने आरंभ किया था सेव कल्चर सब सेव भारत को, तब से मैं आपको देखता आया हूँ कि कितने नहीं, आपका हमें बहुत सपोर्ट भी रहा है। आपने बहुत समर्पण से, मनोयोग से इसमें बड़े अद्भुत राष्ट्रवाद की भावना के साथ काम किया इसमें। नहीं, ये जो 25 ऐप बैन हुए उसमें मुझे काफ़ी मुझे काफ़ी उससे मजबूती दी। मुझे लगा कि नहीं, परिस्थिति इतनी खराब नहीं है। हालांकि फर्स्ट स्टेप है, इट इज़ ओनली ए फर्स्ट स्टेप। आगे के स्टेप्स क्या हैं उदय जी इसमें? नहीं, जो लॉ बताया आपको मैंने, इंडिसेंट लॉ ऑफ एथिक्स कोड है। नहीं, लॉ ऑफ एथिक्स कोड लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग पर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट को तो आप स्ट्रेंथन कर सकते हो। उसमें आप 2 जनों को प्रोसिक्यूट करो। भाई, अंग्रेजों ने राज कैसे किया इतने साल? वो 2 जनों को टांग देते थे, बाकी सब कंट्रोल में चलते थे, समझो आप। तो आपको लगता है कि बंगाल रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद में वो उनका जो भ्रम था टूट गया, रिवॉल्यूशनरीज ने उसका भ्रम तोड़ दिया उनका। लेकिन वो बात तो सही है ना आप। तो आपको लगता है कि ये जो बैन हुए हैं इनके मालिकों को जो है सजा मिलनी चाहिए, कड़ी है? बिल्कुल मिलनी चाहिए। नहीं, हमने तो कह दिया ना, हमने अरेस्ट मांगा है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी, हाँ जी, 1 वीक पहले, कि एकता कपूर, विभू अग्रवाल, उल्लू के मालिक और बाकी जो 23 हैं, सबको अरेस्ट हो। आपको लगता है अरेस्ट होंगे ये? नहीं, अब देखो, हमने डिमांड की, हमने करना ही चाहिए, अरेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। मेरी तो ये भावना होती है कि कोई भी आदमी ऐसी एक भी फिल्म बनाए, सीधा दूसरे दिन वो जेल में हो। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, स्वीडन, ये लोग कदम उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने मोबाइल बैन कर दिया 16 साल के नीचे के बच्चों के लिए। हाँ बिल्कुल। अभी यूट्यूब बैन किया। हाँ बिल्कुल। इस चर्चा के अंदर जो सफलताएं हमको मिल रही हैं, हमारा जो अभियान है संस्कृति को बचाने का, उसके अंदर चेहरा मेरा है, कई लोग उसमें भाग रहे हैं। संजीव नेवर है मेरे कलीग, सत्य गोयल शर्मा हैं,
अभय शाह हैं, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, जो मेरे साथ जागृति का अभियान चलाते हैं। सेव कल्चर से भारत फाउंडेशन से हाथ मिला के वो एक जागृति का अभियान चलाते हैं, सांस्कृतिक जागरण का अभियान चलता है गुजरात सरकार द्वारा। तो मैं इनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी लड़ाई के अंदर मजबूत अगर लोग खड़े रहते हैं साथ में तो उसका एक नतीजा मिलता है, रिजल्ट मिलता है। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pratyam is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam is doing a very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.